जोरदार तालियों के बीच में थैंक्स 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 अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, जो कि मिलेनियल क्लब अचीवर भी हैं, डायमंड रॉयल्टी अचीवर भी हैं, और जिनका पे आउट तो सर पिटारा खोलेंगे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले 8,37,691 रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ अल्ताफ हुसैन अंसारी फ्रॉम गाजीपुर यूपी से हूँ मैं। और आज मैं सबसे पहले अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा। आप सबको मेरा सर सल्यूट है, आप सबको मेरा सलाम है सर। और जिस अपलाइन के बिना गाइडलाइन के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, उनका भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी रही है। मैं सर को भी सर सलाम करता हूँ, सर को भी सल्यूट करता हूँ कि आप नहीं होते, अगर आप ये जज्बा नहीं हो देते तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दोस्तों, जब मैंने सबसे पहले नेटवर्क मार्केट की स्टार्टिंग की थी तो सन 2007 की बात है। उस शख्स ने मुझे एक बात कही थी जो आज भी मुझे क्लिक करती है, और आज भी वो बात मुझे मजबूर करती है कि तू नेटवर्क मार्केट कर। उसने वो एक बात कही थी कि अगर आप नेटवर्क मार्केट करते हैं तो यहाँ से आपकी ज़रूरतें पूरा नहीं होंगी, आपकी यहाँ से चाहते पूरा हो जाएंगी। वो लाइन आज तक मुझे याद है, और उस लाइन की वजह से मैं आज काम कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है दोस्तों कि इस सेक्टर में अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ से सफल हो सकते हैं। सबसे पहला डेडिकेशन अपने प्रोडक्ट के प्रति। मैं एक सच्ची घटना आपके सामने रखना चाहूँगा प्रोडक्ट के प्रति। अगर मैं समझता हूँ आप सबके अंदर भी वो डेडिकेशन आ जाए, हम सबके अंदर अगर आ जाए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बैठा हुआ शख्स नहीं होगा जो यहाँ पे सफल नहीं हो सकता। मैं एक सच्ची कहानी बताना चाहूँगा, अपने घर की, अपने परिवार की एक कहानी बताना चाहूँगा। मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी और हम लोग खूब धूमधाम से उसकी बारात लेके गए, उसकी वाइफ को लेके भी आए। और जब लेके आए तो उसने पहले दिन तो कुछ नहीं बोला सुबह के टाइम में, लेकिन 2 से 3 दिन 4 दिन बाद उसने कहा हमारी माता जी से कि माता जी ना, जो आपका ये पेस्ट है ना, ये जड़ी बूटियों वाला मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे ना वो लाल वाला पेस्ट चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी होता है और लाल भी होता है, मुझे वो वाला पेस्ट पसंद है। और मैं उस पेस्ट को आज 18 सालों से कर रही हूँ, इसलिए मुझे वो वाला पेस्ट चाहिए। मम्मी ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है बेटा, इस पेस्ट में 24 जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, और इस पेस्ट को करने से दांत के पैरिये खत्म हो जाते हैं, दांत से जो ब्लडिंग आती है वो खत्म हो जाती है, मुंह से जो बदबू आती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी हमारी माता की बातों को उसने नहीं माना, और उसने कहा, उसने जिद पकड़ ली कि मुझे तो वो लाल वाला ही पेश करना है। अब जिद के आगे आदमी कर भी क्या सकता है। फिर माता जी ने लाल वाला पेस्ट ला करके दिया उनको, और देने के बाद अगले दिन सुबह जब मेरी उसके ऊपर नजर पड़ी, क्योंकि हम लोग का जो बाथरूम है, जो ब्रश रखने का जो टोकरी होती है वो एक ही है सर हम लोग के बाथरूम में। तो मैं भी वहाँ पे पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे लाल वाला पेस्ट पड़ा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है। तो मैंने माता जी से पूछा कि ये वाला पेस्ट कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि वो नई वाली जो बहू आई है ना, उसने जिद किया है कि भाई मुझे तो यही पेस्ट चाहिए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। उसने उसको आपने समझाया कि इस पेस्ट में क्या क्या खासियत है। कहा कि मैंने लाख समझा लिया, लेकिन वो मानी नहीं। उसने कहा कि मुझे लाल वाला ही पेस्ट चाहिए। फिर मैंने कहा कि एक बार मैं भी समझा के देख लेता हूँ, शायद उनको बातें समझ में आ जाई। मैंने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद एक ही बात कही कि आप जब विदा होकर के अपने घर से जब आई थी, तो पता है किसकी कार में आई थी?
तो उसने कहा कि बड़े फक्र के साथ कहा कि हाँ वो अपनी कार थी, हम लोग अपने कारों में आए थे। तो मैंने कहा कि नहीं वो अपनी कार नहीं थी, वो ना जो कार थी वो इसी पेस्ट में से निकली हुई कार थी। क्या अब भी आपको लगता है कि इस पेस्ट को हमें नहीं करना चाहिए? जिस घर में तुम रहती हो, जिस मकान में तुम रहती हो, जिसकी तुम रोटियां खाती हो, वो इसी पेस्ट से निकली है, वो इसी साबुन से निकली है। वो दिन है और आज का दिन है। हमारे घर में कभी किसी ने जिद नहीं की कि हमें अमूल्या के प्रति, अमूल्या का जो प्रोडक्ट है उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये प्रोडक्ट के प्रति मुझे लगता है सर कि हम सबका डेडिकेशन होना चाहिए, अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति भी। दूसरी एक बात है, जो प्लान है हमारा सर, प्लान हमारा ये कहता है कि अगर आप 6 ग्रुप में अगर 50 से निकाल देते हैं, 50-50 वाले अगर 6 लोग आ जाते हैं तो आपका डायरेक्टर क्लब कंप्लीट होता है। और डायरेक्टर क्लब में आते ही मुझे लगता है कि अब सभी लोग मिलने क्लब में आ सकते हैं सर। जो भी डायरेक्टर क्लब में एंट्री होगी वो सबकी मिलने क्लब में एंट्री हो सकती है। उसमें कितने लोग चाहिए सर? कितने लोग चाहिए? अगर हम ये मान लें कि हमारी 6 बेटियां हैं सर, कितनी बेटियां हैं? 6 बेटियां हैं और 6 बेटियों की शादी करनी है। क्या मैं एक आदमी के पास जाऊं और वो मना कर दे तो क्या लगता है कि हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे? कब तक जाते रहेंगे? कब तक? जब तक शादी ना हो जाए तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। उसी तरह अगर आप 6 अपनी डाउनलाइन को अपनी बेटियां अगर मान ले तो मुझे लगता है कि यहां पे सभी बैठे हुए शख्स 1-1 लाख रुपए महीने के चेक के ऊपर आ सकते हैं। एक लास्ट की एक कहानी बस सर करके मैं एंड चाहूंगा कि आज मुझे जो कुछ भी मिल पाया, आज जो कुछ भी पैसे, शोहरत, इज्जत आप सबके द्वारा जो मिलती है, मैं नहीं मानता हूं कि ये इसमें मेरी कोई काबिलियत है। ये सिस्टम की काबिलियत मुझे लगती है, मुझे अपलाइन की काबिलियत लगती है, और सबसे बड़ी जो काबिलियत लगती है वो आप सबकी लगती है, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद मैं यहां पे नहीं होता। एक बार एक गधा था, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। का सिचुएशन चल रहा था जिसमें लॉकडाउन चल रहे थे। गधा बेचारा बेरोजगार हो चुका था, उसका मालिक भी बेरोजगार हो चुका था। दोनों के समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या चाहिए। तो एक बार दोनों ने मीटिंग की कि भाई अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो मालिक ने कहा कि हेलो, उसने एक तरकीब निकाली। उसने कहा कि गधे भाई, मैं तेरे पीठ के ऊपर, ये एक काल्पनिक कहानी है कि कोई अपने भावनाओं के ऊपर किसी को ठेस न पहुंचे, मैं तेरे पीठ के ऊपर एक ऐसी कुछ प्रतिमा बांध दूंगा जिससे हम और आप अगर कहीं से किसी दरवाजे के पास जाएंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित तरीके से हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ देने का काम करेगा। दोनों की टीमिंग बहुत अच्छी हुई और दोनों निकल पड़े, और जिस भी दरवाजे के पास जाते थे गधा जाके वहां ढेकू ढेकू बोलता था। दरवाजे से बाहर लोग आते थे, देखते थे कि गधे के ऊपर एक अच्छी सी प्रतिमा बंधी हुई है जो धार्मिक प्रतिमा थी। उसको देख करके लोग इंप्रेस होते हैं और गधे को कुछ ना कुछ दान के रूप में दे देते हैं। गधे का और उस मालिक का बहुत बढ़िया रोजगार चल पड़ता है और दोनों खूब बहुत बढ़िया पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन एक दिन गधे को घमंड हो जाता है और उस गधे को लगता है कि ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, किसी की बदौलत नहीं हो रहा है। उसको क्या लगता है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि जा करके दरवाजे के ऊपर कौन बोलता है? मैं। ढेकू ढेकू कौन बोलता है? वो मैं बोलता हूं। मेरा मालिक तो कुछ करता ही नहीं है, मेरा मालिक तो कुछ भी नहीं करता है। सारा मेहनत, सारी एनर्जी तो कौन लगाता हूं? मैं लगाता हूं। एक दिन गधे के दिमाग में आया कि सारी मेहनत तो मेरी है, ऐसा करता हूं मालिक को छोड़ो, प्रतिमा को छोड़ो और मैं अकेले निकल पड़ता हूं, देखता हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरा जुगाड़ हो ही जाएगा। एक दिन वो गधा अकेला निकल पड़ता है और जाके जिस भी दरवाजे पे जाकर के ढेकू ढोकू बोलने का काम करता है। 2 बार तो लोग इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन चौथी बार लोग लठ लेके खड़े हो जाते हैं कि भैया तू बिना प्रतिमा के यहां पे मत आना, आके ढेकू ढेकू बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिमा का मतलब यह है सर कि मेरा सिस्टम, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा अपलाइन और जो उसका मालिक है वो सब आप है सर। और आप सबके बिना मुझे नहीं लगता है कि सब चीजें संभव हो पाएंगी। आप मेरी कहानी का अर्थ बखूबी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।